आज आप लोग जानते ही हैं, सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया से हम बड़े कनेक्टेड हैं। तो हमारे देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, और ये हमारी देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। एक इनसिक्योर माहौल बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसके ऊपर सबको मंथन करना चाहिए जरूर। हम लोग भी छोटे थे तो जब बोर्डिंग स्कूल में रहते थे तो बोर्डिंग स्कूल में जोश होता है यूनिटी का, कि भाई हम साथ मिलकर के कुछ करें तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होते थे, बच्चे ठान लेते थे कि हम एग्जाम देंगे ही नहीं। तो सारी प्लानिंग होती थी कि सब साथ बैठेंगे, क्योंकि अगर एक बच्चे ने पेपर दे दिया तो बाकी लोगों को तो पनिशमेंट मिलेगी। तो सब लोगों को बोला जाता था कि कल कोई पेपर नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर सब लोग एक चीज को कर रहे हैं तो स्कूल किसको पनिश करेगा। तो एक हमारे अध्यापक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि आदमी के अंदर जोश जरूर होना चाहिए अपनी बात को रखने का, एक संगठन को बनाने का और संगठित तौर से किसी चीज को रखने का। लेकिन जब हम रिबेल बनते हैं तो रिबेल बनना चाहिए विद अ कॉज, मतलब किसी परिवर्तन को लाने के लिए, किसी चेंज को लाने के लिए हम रिबेल करें, हम संघर्ष करें, वो तो शेष है। लेकिन अगर हम रिबेल कर रहे हैं विदाउट अ कॉज तो वो रिबेलियन किसी हायर पर्पस को सर्व नहीं करेगा। आज बहुत से प्रश्न उठते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपके आगे मैं रखना चाहूंगा। जापान में एक बहुत बड़े संत हुए, उनका बहुत बड़ा आश्रम था, बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो लोग उनके पास आते थे, लेकिन उनके आश्रम का एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर आश्रम में आ रहा है या वो गेस्ट के रूप में रहना चाहता है तो उसको किसी आश्रम वासी के साथ डिबेट करना होगा, ताकि उसकी मंशा जो है, इंटेंशन है, वो दिखाई जाए, मतलब उभरे। क्योंकि कुछ लोग क्या चाहते हैं कि भाई आश्रम है, हमें रहने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, तो भाई हमारी जो एक दिन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो वो तो आश्रम में आ रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आश्रम से कुछ पाना नहीं है, आश्रम को यूज करना है। तो स्वाभाविक है कि कोई आदमी अगर ग्रीड से आएगा तो वो स्पिरिचुअल डिबेट को थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल टेंडेंसी उसकी नहीं है। और जिस आदमी की स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, वो कुछ खोज रहा है, तो स्वाभाविक है जब आश्रमवासी से डिबेट करेगा तो उसकी जो हिडन डिजायर है, जो मन की मंशा है, वो उभरेगी। अगर कोई आदमी सत्य को खोजेगा तो प्रश्न ही ऐसे पूछेगा जो आध्यात्मिक महत्व रखते हो। तो एक आदमी आता है, ट्रैवलर आता है, वो गुरुजी से मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि जी ये मेरा एक छोटा भाई है, इससे आप तर्क करें, इससे आप डिबेट करें, और अगर आप डिबेट में जीतते हैं तो आप आश्रम में रह सकते हैं। आश्रम मतलब ना, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अब दोनों को एक कमरे में रख दिया जाता है। अब जो गुरुजी के भाई थे, उनकी एक आंख थी, एक आंख से अंधे थे, काणे थे। तो वो हमेशा अपने जीवन में इस बात को लेकर के कॉन्शियस थे। अब कुछ समय बीतता है, दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, तो गुरुजी क्या देखते हैं कि वो जो गेस्ट है, वो ट्रैवलर है, वो आता है, उनके पास आता है, गुरुजी के आगे नतमस्तक होता है और इतनी बात कहता है कि भाई आपका जो भाई है वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं उसके आगे, और मैं तो जा रहा हूं कि मेरा इतना मतलब स्पिरिचुअल मेरी अक्यूमुलेशन इतनी नहीं हुई कि मैं इस आश्रम में रह सकूं। अब वो चले जाता है। इतने में वो क्या देखते हैं कि जो गुरुजी के भाई होते हैं वो बड़े गुस्से होकर के आते हैं और वो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया वो व्यक्ति, मैं तो उसे मार दूंगा, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब गुरुजी को ये समझ में नहीं आता कि भाई दूसरा व्यक्ति तो इसकी प्रशंसा कर रहा है, जो व्यक्ति गया यहां से, कि आपका तो भाई ज्ञानियों का ज्ञानी है, मैं तो उसके आगे हार मानता हूं, अपने मतलब ना उसके आगे मैं बाउ डाउन करता हूं कि भाई ये तो
इसने तो मुझे हरा दिया, और मेरा भाई है जो खुश होना चाहिए कि वो जीता है, लेकिन उसे तो गुस्सा आ रहा है, वो तो मारने के लिए उस आदमी को ढूंढ रहा है। तो वो किसी आदमी को भेजता है कि भाई पता करो कि इन दोनों के बीच हुआ क्या। तो दोनों के बीच क्या होता है, अब जब पूरी कहानी समझने को मिलती है तब गुरुजी को समझ में आता है कि क्या हुआ। तो दोनों लोग जब कमरे में बैठे डिबेट के लिए, तो दोनों ने कहा कि हम साइलेंट डिबेट करेंगे, मतलब सिंबॉलिक डिबेट करेंगे, इशारों से डिबेट करेंगे। तो जो ट्रैवलर था, पहले शुरू होता है तो क्या करता है, एक उंगली करता है। अब उसके मन के अंदर मंशा होती है कि वो ये समझाना चाहता है कि ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति एक है, मतलब यूनिफाइड है, उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि भाई हर चीज अद्वैत है, उसके अंदर कोई ड्युअलिटी नहीं है। अब जो काना भाई होता है, जो उसका गुरुजी का भाई होता है, क्योंकि उसकी एक आंख थी, वो हमेशा सेल्फ कॉन्शियस था उस बारे में। जब वो एक उंगली देखता है, यहां दूसरा व्यक्ति कह कुछ और रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, कि ये देख रहा है कि तेरी तो एक आंख है। अब उसे गुस्सा आएगा ही कि भाई मेरी मजाक उड़ा रहा है, पर वो थोड़ा संयम पे रहता है, वो अपनी दो उंगली करता है ये कहने के लिए कि भाई अगर मेरी एक आंख है, तेरी तो दो आंख है, तो ये थोड़ी मजाक उड़ाना चाहिए किसी एक आदमी का। अब जब उसने दो उंगली की, तो वो जो गेस्ट था, जो ट्रैवलर था, जिसने पहले एक उंगली उठाई थी, उसके मन के अंदर मंशा आती है कि नहीं, बात तो ये सही कह रहा है कि भाई भगवान है और जीव है, मतलब है तो पृथ्वी एक ही, लेकिन उसका एक दो रूप है कि प्रभु परमात्मा निराकार है और साकार जगत है जिसमें हम जीव है। तो भैया जो मेरा कहना था कि भाई हर चीज एक है, वो तो स्पिरिचुअल वे में एक है, लेकिन फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो ड्युअलिटी का है। ड्युअलिटी रूल करती है संसार को, हम ड्युअलिटी में जीते हैं। तो वो दो उंगली का कुछ और अर्थ निकालता है। फिर आगे डिबेट बढ़ता है कि वो दूसरा व्यक्ति तीन उंगली उसे दिखाता है, ये कहने के लिए कि भाई जीवन तीन चीजों का मेल है, कि शरीर, आत्मा और मन, तीन शक्तियां होती है जो जीवन को बनाती है। अब जब वो तीन उंगली करता है, तो गुरुजी का भाई क्या समझता है कि अब देखो ये मेरा और मजाक उड़ा रहा है कि ये तीन उंगली कर रहा है कि हम दोनों के बीच में तीन आंखें हैं, कि दो तो मेरी हो गई, एक तेरी हो गई। अब इसे बड़ा गुस्सा आता है। अब इसका संयम नहीं रहता, तो ये मुक्का दिखाता है। वो कहता है कि और, उसका कहने का मतलब है कि और मजाक करोगे तो मैं मुक्का मारूंगा तुम्हें। उसे गुस्सा आ रहा है। अब ये व्यक्ति जब मुक्का देखता है, तो ये क्या सोच रहा है कि भाई तीन चीजें अलग अलग है, लेकिन जीवन तो एक ही है। मतलब आदमी के जीव के अंदर ही तीनों चीजों का मिलन है, तीनों शक्तियों का मिलन है। तो तीन अलग अलग शक्तियां तो जरूर जीवन को चला रही है, लेकिन जीवन एक है, जीवन का सार एक है। तो वो व्यक्ति अपनी डिफीट मांग लेता है। आज हमारे देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। आदमी कहना कुछ और चाहता है, समझा कुछ और जा रहा है। अगर किसी भी चीज को आप समझने का प्रयत्न करोगे, तो हर एक चीज के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है कि एक चीज क्यों हो रही है। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक बजट सैंक्शन हुआ कि इस गांव में हैंडपंप लगेगा ताकि पानी गांव में ही लोगों को मिले। अब गांव में एक प्रधान है, प्रधान ने सोचा हैंडपंप मेरे घर के आगे लग जाए तो मेरे परिवार वालों को चलने की जरूरत नहीं। अब गांव का प्रधान रहता है गांव के एक कोने में, उसने अफसरों से कागज वागज कार्रवाई कराई। अफसर ने कहा हैंडपंप कहां लगेगा, तो मेरे घर के बाहर लगेगा। हैंडपंप लग गया। अब क्या है, सारे गांव वालों को अभी भी चलना है गांव के दूसरे कोने तक पानी लेने के लिए। अब कोई दूसरा प्रधान बनता है। अब दूसरा प्रधान कहता है कि नहीं, ये जो पहले प्रधान ने काम किया ये सही नहीं है, ये गलत है। तो आप मुझे बताइए वो प्रधान क्या करेगा, क्या कर सकता है। तो आप कहेंगे कि जी हैंडपंप तो ऐसी जगह लगना चाहिए जो सबके लिए पास हो, एक कॉमन ग्राउंड हो। आप यही तो कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। प्रैक्टिकल वो चीज वही है कि हैंडपंप ऐसी जगह लगे
जो एक कॉमन एरिया है, गांव का बीच का मध्य होना चाहिए ताकि सारे गांव वालों के लिए वो पास हो। अब नया हैंडपंप लगाने के लिए आप पुराना हैंडपंप तो उखाड़ोगे ही, पुराना जो कनेक्शन है, जो बोरिंग है, उसको बंद करोगे, तभी नई बोरिंग होगी, नई जगह वो चीज लगेगी। अब जब पुराना हैंडपंप टूटेगा तो किसी ना किसी को तो परेशानी होगी। किसको परेशानी होगी? उस प्रधान के घर वालों को परेशानी होगी। अब प्रधान के घर वाले बैठ जाए अनशन पे कि हम खाना नहीं खाएंगे, ये हैंडपंप यहां से नहीं जाना चाहिए, तो आप बताओ, केवल उस प्रधान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या हम दूसरा हैंडपंप लगाएं नहीं? हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमेशा एक फिलॉसफी आती है कि काम ग्रेटर गुड के लिए होना चाहिए। जो काम सबसे ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए वो काम होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ लोगों का नुकसान हो। ग्रेटर गुड के लिए आदमी काम करता है। अब यही बात जो आज हमारा संघर्ष हो रहा है देश में, उसके लिए आपको उसके इतिहास को समझना है। अगर मैं अमेरिका जाऊं और मैं वहां इलीगल हूं, मतलब मैं छुप करके अमेरिका घुस गया, तो मैं कोई भी हो सकता हूं। मैं अपने देश में एक राजा हो सकता हूं, अपने देश में मैं एक पुरोहित हो सकता हूं, अपने देश में मैं एक मौलवी हो सकता हूं, अपने देश में मैं एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो सकता हूं, रिचेस्ट मैन हो सकता हूं अपने देश का। लेकिन अमेरिका की सरकार के आगे मैं एक इलीगल इमिग्रेंट ही रहूंगा, एक इलीगल पर्सन रहूंगा। और मेरे साथ क्या होगा अगर मैं पकड़ा जाऊंगा? मुझे एक प्लेन में बिठाया जाएगा और अपने देश भेज दिया जाएगा। यही होगा। ऐसे ही अगर हम भारत के इतिहास को देखें, भारत का बहुत गौरवशील इतिहास है। भारत एक बहुत समृद्ध देश है। बहुत लोग भारत की ओर देखते हैं कुछ पाने के लिए। ऐसे ही बहुत लोगों की मंशा है कि भाई हम भारत जाएंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो छुप छुप करके भारत देश में आ रहे हैं, इलीगली आ रहे हैं। अब आप इस चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो आप कैसे करोगे? क्योंकि जो स्थायी मूल निवासी है, अगर उसके लिए कोई काम किया जा रहा है, मान लिया हैंडपंप लगाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, लेकिन अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट आकर के उन चीजों को बटोरेगा तो जो मूल स्थानीय निवासी है उसी को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। तब हम क्या कहेंगे कि जी ग्रेटर गुड के लिए सबसे पहले जो हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए वो भारत के निवासी या भारत का जो रहने वाला है उसको मिलना चाहिए, बाद में किसी और को वो फैसिलिटी मिले। तो यही बात हो गई कि हैंडपंप कहीं लगा है, हैंडपंप को उखाड़ करके नई जगह लगाना ही होगा, तभी वो ग्रेटर गुड को सर्व करेगा। अब ऐसे ही हम अपनी व्यवस्थाओं को अगर ऐसे ही बांटते रहे तो वो व्यवस्थाएं तो किसी को पहुंच ही नहीं सकेगी। तो भाई एक सोच है कि जो भारत में इलीगल लोग रह रहे हैं उनको अपने अपने देश भेजा जाए, कोई चाहे कोई भी हो। और ये कानून किस देश में नहीं है आप बता दो? आज हम डेमोक्रेसी की बात करें तो अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, यूके भी एक डेमोक्रेसी है, फ्रांस भी एक डेमोक्रेसी है। आप फ्रांस में इलीगल हो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आप अमेरिका में इलीगल हो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम भारत देश में इलीगल है तो भारत देश से भी आपको डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें कोई संघर्ष थोड़ी है। लेकिन मिस इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टूल है लोगों को बड़गड़ाने का। और ये मिस इंफॉर्मेशन कोई हमारी आज की देन नहीं है। जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स भारत देश में आए, सबसे पहले मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं आई, तो एक मिलिट्री कर्नल को भेजा गया। ये थी क्वीन विक्टोरिया के टाइम में, मतलब आप लगा लो आज से 500 300 400 साल पहले की बात है, जब मुगल एरा था, जब मुगल शासन था। तो एक ब्रिटिश कर्नल को भेजा गया कि भाई तुम रिपोर्ट बनाओ कि भारत देश पे हम कभी हुकूमत कर सकेंगे कि नहीं।
तो वो आदमी आया, उसने सर्वे किया, उसने भारत को घूमा और उसने क्वीन विक्टोरिया को एक रिपोर्ट लिखी जो उनके दस्तावेजों में है। अगर आप इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड के जो रॉयल डॉक्यूमेंट्स है, जो उनके आर्काइव्स हैं, वहाँ ये सर्च करेंगे तो आपको एक लेटर मिलेगा जो उस आदमी ने, जो मिलिट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में क्या लिखा कि हम भारत के ऊपर, इस प्रांत के ऊपर कभी राज्य नहीं कर सकते क्योंकि इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनका धर्म, इनका आचरण हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और अगर हमें कभी इनके ऊपर हुकूमत करनी होगी तो सबसे पहले हमें भारतीय लोगों का अपने धर्म के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर विश्वास उठाना होगा। दिस वॉज द बर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, कि मानसिक तौर से आप एक आदमी को यह विश्वास दिलाए कि उसकी संस्कृति आपकी संस्कृति से कहीं छोटी है। जब आदमी का अपने ऊपर से विश्वास हटेगा तब वो और लोगों की ओर देखेगा कि हम किससे क्या पा सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक मुहिम चलाई गई कि जहां ये बताया गया कि जो वेस्टर्न संस्कृति है वो ज़्यादा अच्छी है, वेस्टर्न पहनावा ज़्यादा अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है, वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है भारत देश में जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप बताइए, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती जो हमारी मातृभाषा है, क्योंकि वो पद्धति अंग्रेजों ने स्थापित की। इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए जहां फर्स्ट लैंग्वेज आपको आपकी देश की नहीं बताई जा रही, किसी और देश की भाषा आपको आज भी पढ़ाई जा रही है। यह है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म एक तरीके से, कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी भाषा इतनी एडवांस नहीं है और हम सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलना जान गए तो हम एक मॉडर्न मतलब संस्कृति के या एक मॉडर्न सोसाइटी के हम एक हिस्सा हैं, और अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम एक मॉडर्न व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर हम जीन्स पैंट पहन लेंगे तो हम बहुत मॉडर्न व्यक्ति है, लेकिन अगर धोती पहनेंगे तो हम क्या है, अभी भी बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं। और आज यही हो रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रिबेल कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा। किस लिए कर रहे हैं और क्या ये सब चीजें करने से हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है? क्या भी ये भी एक सोचना है। अगर हम ग्रेटर गुड की बात करते हैं तो ग्रेटर गुड में हमें ये भी तो सोचना है कि जो हम कर रहे हैं क्या हमारे देश को हानि पहुंचाएगा कि उसका हमारे देश को आगे ले जाएगा, ये कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आज क्या है, हमारे पास एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है, क्योंकि जब फेसबुक अकाउंट है तो दो ऑप्शन है, लाइक करो या डिसलाइक करो। आदमी का जीवन वहीं तक रह गया है, आप यस कहोगे या नो करोगे, लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे। तो हर एक आदमी अपनी ओपिनियन देना चाहता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, आई कैन लाइक दिस, आई कैन डिसलाइक दिस। लेकिन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ये जानने के लिए कि मैं क्या बटन दबा रहा हूं, उस लाइक का मतलब क्या है, उस डिसलाइक का मतलब क्या है, ये हमारे पास है नहीं। अगर एक रिजीम ने या एक सोच ने केवल अपने फायदे के लिए हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कोई चेक नहीं रखी, लोग आते गए, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है। हम ही उत्तराखंड में देखते हैं कितने लोगों को इलीगली बसाया गया केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, कि भाई इनको बसा दो, कल हम इनके पास जाएंगे कि हमने तुम्हें बसाया, तुम्हारा वोट हमारा है, केवल अपने फायदे के लिए। इलीगल लोग आते रहे, 10 साल से लोग आते गए, इलीगल लोग आते गए। आज हम उस चीज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये तो जानना होगा कि भाई इलीगल व्यक्ति कौन है, ताकि उसको पकड़ करके हम उसके देश वापस पहुंच सके। क्योंकि वो जिस देश का नागरिक है, सर्वप्रथम उस देश का कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, अपने नागरिक को हर चीज देना। जैसे मैं भारत का निवासी हो तो मैं भारत सरकार से अपने मूल अधिकार मांगूंगा,
आज मैं भारत का निवासी हूं तो मैं अमेरिका की सरकार से थोड़ी मैं अपने मूल अधिकार मांगूंगा। तो यही बात है। लेकिन यहां पर भी एक तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स होती है, लोगों को बड़बड़ाया जाता है, अपने ही देश के प्रति बड़बड़ाया जाता है, मिस इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो कभी कोई चीज को करेक्ट करने के लिए ठोस कदम उठाने होते हैं। और जब हम हिस्ट्री को देखेंगे कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, जब प्रॉब्लम को देखेंगे तब ये सलूशन समझ में आएगा कि ये सलूशन क्यों जरूरी है। तो आज हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, एक ऐसे डे एंड एज में रहते हैं जहां हम हर एक चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। डकार्टिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उन्होंने ये कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मेरा प्रमाण कि मैं हूं वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी का प्रमाण कि वो है, कि वो एग्जिस्ट करता है, वो ये है कि वो सोच सकता है, ही कैन क्वेश्चन। जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, आपको प्रश्न करने की शक्ति देती है। लेकिन वो प्रश्न करो जो वाजिब है, मतलब जो मूल्य है, जिसका मूल्य है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आज एक बड़े रूपांतरण से हमारा देश गुजर रहा है। स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ों को कुछ तरीके से किया जाता तो और अच्छा होता, लोगों को समझाया जाता, लोगों को बताया जाता। हम हड़बड़ी में कोई काम करते हैं तो ज़रूर काम ठीक नहीं होते हैं। घर में भी हड़बड़ी में हम खाना बनाएं तो हो सकता है कहीं नमक की जगह चीनी डल जाए, क्योंकि हम हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन मंशा तो खाने बनाने की यही है ना कि मेरे परिवार की भूख मिटे, मेरी परिवार की जो कमी है वो दूर हो, उसका दुख दर्द कम हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम एक ऐसे मुकाम में रहते हैं, एक ऐसे डे एंड एज में रहते हैं जहां हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में वैलिड होना चाहिए, उसका कोई मूल होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन का कोई मूल ही नहीं है तो वो क्वेश्चन आप पूछते जाओ। प्लेटो थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि सपना देखना सबका अधिकार है, हम स्वप्न देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सपना देखते वक्त एक आदमी के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो सपना देखे जो वो सपना अपने जीवन में साकार कर सके, तभी वो सपना देखने का कोई अर्थ है। और अगर मैं ऐसे कोई सपने देखूं जिसका कोई मतलब सर या पैर ही नहीं है, कल अगर मैं सपना देखूं कि अरे भगवान मुझे पंख दे दे और मैं हवा में उड़ूं, तो ये सपना तो कभी साकार होगा ही नहीं। क्योंकि अगर भगवान को आदमी को उड़ाना होता तो वही हम पक्षी की तरह पैदा होते, हम आदमी की तरह क्यों पैदा हुए? सोचने की बात है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी का एक रोल है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस रोल को भी ले लूं तो वो तो हो नहीं सकता। आदमी के पैर है, आदमी धरातल पे ही चलेगा। स्वाभाविक है, हाँ, हम अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपनी चेतना से हमने एक ज्ञान बना दिया जो हवा में उड़ सकता है। लेकिन आदमी तो नहीं उड़ सकता ना फिजिकली। हम एक प्लेन में बैठ करके उड़ सकते हैं, लेकिन आदमी तो नहीं उड़ सकता। अब आदमी यही सोचे नहीं हम ऐसी कोई इन्वेंशन करें जिसमें मेरे पंख उग जाए और मैं उड़ने लग जाऊं, तो ये तो कभी साकार होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, आदमी कल्पना कर सकता है कि पक्षियों के जैसे हम एक यंत्र बनाएं जिससे हम उड़े, तो वो साकार हुआ। और वो साकार कैसे हुआ? दो भाइयों की सोच से, राइट ब्रदर्स ने जब फर्स्ट फ्लाइट बनाई तो वो फर्स्ट फ्लाइट ऐसे थोड़ी थी कि वो अमेरिका से रशिया पहुंच गया, कहीं पहुंच गए। एक ओपन फील्ड में केवल 10-15 फीट के लिए उनका प्लेन उड़ा, केवल 2 फीट की ऊंचाई पर, 10-15 फीट के लिए। मतलब वो एक लगा लो कि एक जैसे एक आदमी लंबी लॉन्ग जंप करता है, तो एक तरीके से वो प्लेन की एक जंप ही थी कि आदमी कुछ मीटरों के लिए 2 फीट हवा में उड़ा, उसका प्लेन लैंड कर गया। लेकिन उस सोच ने एक रेवोल्यूशन को कर दिया कि भाई अगर हम 2 फीट तक उड़ सकते हैं तो कल 4 फीट उड़ेंगे, 4 फीट तक उड़ सकते हैं तो कल 100 फीट उड़ेंगे। और आज क्या है कि आज एक एरोप्लेन है वो 30 से 40 हजार की फीट पे उड़ता है। तो वो तो कल्पना थी जो साकार हुई, और उसी कल्पना को देख करके आज आदमी अन्य ग्रहों तक जाने का सपना देख सकता है, और आज वो सपना है। आज भारत देश ने ही एक मार्स तक एक यान भेज दिया। मार्स जो मंगल मिशन हुआ वो कायम हुआ।
तो यही बात है कि आज जो सोच है, सबसे पहले सोच होनी चाहिए समर्पण किसके प्रति? अपने देश के प्रति। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें देश पीछे जा रहा है, तो हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हमारी सोच सही है कि नहीं।